हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मगध डायनेस्टीज। मगध में कितनी डायनेस्टीज रहीं, मगध एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि 16 महाजनपद रहे थे, 16 महाजनपद रहे थे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन महाजनपद की, जिसका कि नाम है मगध। मगध के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे मगध विक्टोरियस रहा, कैसे इन 16 महाजनपद में से मगध इमर्ज हुआ, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द विक्टोरियस महाजनपद। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मगध महाजनपद में राजवंश कौन कौन से रहे, डायनेस्टीज कौन कौन सी रही, कैसे मगध महाजनपद शुरू हुआ। तो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो हम आगे ले आते हैं। मगध एम्पायर में सबसे फर्स्ट डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो हर्यंक डायनेस्टी है। हर्यंक डायनेस्टी में फर्स्ट किंग है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उनके बेटे होंगे अजातशत्रु। ऐसे ही हम हर्यंक के बाद बात करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी की। आप देख सकते हैं शिशुनाग के बेटे कालाशोक रहेंगे। उसके बाद नंद डायनेस्टी की बात करेंगे। नंद डायनेस्टी में जो फर्स्ट किंग रहे हैं महापद्मानंद, उनके बेटे होंगे धनानंद। उसके बाद धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, मगध एम्पायर को इस एक्सटेंट तक इंक्रीज करेंगे, पूरे भारतवर्ष में फैला देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी यानी कि हर्यंक डायनेस्टी की हम बात करेंगे मगध एम्पायर में। फर्स्ट डायनेस्टी की जब बात करते हुए हम शुरुआत करते हैं बिंबिसार से। पहले राजा जो रहे फर्स्ट डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी के पहले राजा रहे बिंबिसार। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट मानी जाती है 544 बीसी से 492 बीसी तक ये रहे। 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक रहे। बीसी का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ये रहे ईसा मसीह का जन्म हुआ, पीछे की डेट सारी बीसी, आगे की डेट सारी एडी, यानी कि 100 बीसी, 200 बीसी। वैसे ही ये रहे यहाँ पे 492 बीसी मान लीजिए, यहाँ रहा 444 बीसी। ये रहे 444 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। इसके बाद क्या होता है देखिए, ही वॉज कंटेम्पोरेरी ऑफ महात्मा बुद्ध एंड महावीरा। ये उसी समय के हैं जब महात्मा बुद्ध और महावीर रहे होंगे। महावीर आप जानते होंगे, महात्मा बुद्ध आप जानते ही होंगे। He maintained a standing army. He was the first king to maintain a standing army, ऐसा माना जाता है। महाजनपद एरा जब शुरू हुआ तो ये फर्स्ट किंग रहे और इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की। इससे पहले आप कहानी सुन चुके हैं वैदिक एज वगैरह की। पीछे जितना भी कुछ रहा है एंशिएंट इंडिया में, हमें स्टैंडिंग आर्मी के कहीं से साक्ष्य नहीं मिले हैं, पर यहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं। तब ट्राइब्स हुआ करते थे। ट्राइब्स के लोग आपस में ही सलाह मशवरा करके, एक दूसरे से बात करके अपनी खुद की एक छोटा मोटा ग्रुप बना लेते थे, छोटी मोटी आर्मी टाइप बना लेते थे। पर यहाँ एक स्टैंडिंग आर्मी थी, बाकायदा उनको मतलब रुपए दे के रखा होगा, बाकायदा जैसे आज की आर्मी है इंडियन आर्मी, वैसे ही तब उनको बाकायदा सैलरी मिलती होगी महीने की, इसीलिए इसे स्टैंडिंग आर्मी कहा गया। एंड स्टार्टेड मैट्रिमोनियल अलायंसेज। ही वॉज द फर्स्ट किंग जिन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस स्टार्ट किए, यानी कि किसी राज्य से लड़ाई हुई और ये इनका राज्य है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी शादी अपनी बेटी से करा दो, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गई। अब ये हो गए दामाद, अब ये अटैक नहीं करेंगे, उल्टा जब किसी और तरफ से अटैक आएगा तो क्या करेंगे, ये इनकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से अपनी पोजीशन क्या की, स्ट्रॉन्ग कर ली। अपनी पोजीशन इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली। ही फॉट विद रूलर ऑफ अवंती प्रद्योत महासेना। देखिए अवंती उस समय का मगध से पहले अगर हम देखें तो अवंती उभरता हुआ राज्य था। अवंती बहुत पावरफुल था। तो ये जो बिंबिसार हैं, देखा जाए तो अवंती के रूलर प्रद्योत महासेना से भी लड़े। हाउएवर एट वन इंस्टेंस ही सेंट हिज कोर्ट फिजिशियन जीवक। जीवक की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। जीवक को उन्होंने, अपने कोर्ट फिजिशियन जीवक को उन्होंने प्रद्योत के पास भेजा था जब वो जॉन्डिस से सफर कर रहे थे, जब प्रद्योत को जॉन्डिस था।
जॉइंडिस आप ये मत समझिएगा कि आज की तरह बहुत छोटी बीमारी होगी। उस समय जॉइंडिस बहुत बड़ी बीमारी थी और इससे जॉइंडिस से लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बचते नहीं थे। ही वॉज किल्ड बाई हिज सन। पहली जो किलिंग है पैट्रियार्की किलिंग की, पहली जो अ, वो निकल के डेट निकल के आती है, या पहला जो इंसिडेंट सॉरी निकल कर आता है, वो इन्हीं के टाइम का है। यानी कि अजात शत्रु यानी कि इनके बेटे रहे होंगे, इन्होंने किसको मारा? अपने फादर बिम्बिसार को मारा था। एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर। कहते हैं कि बिम्बिसार को जेल में डाल दिया था और जेल में ही बिम्बिसार चल बसे। उसके बाद बने अजात शत्रु, यानी कि 492 बीसी तक रहे वो। 492 बीसी से 460 बीसी तक अजात शत्रु रूलर रहे। ही वॉज ऑल्सो कंटेम्पोरेरी टू बोथ बुद्धा एंड महावीरा। बुद्धा एंड महावीरा इनके टाइम में भी रहे। तो बुद्धा की फर्स्ट काउंसिल इन्होंने ही अरेंज कराई, अजात शत्रु ने राजगृह में अपनी जो राजगृह रही है, राजगृह आप जानते ही होंगे, जो ये कैपिटल रही थी, ठीक है। राजगृह पहली कैपिटल रही थी ये मगध साम्राज्य की। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्ध की डेथ के बाद उन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज कराई। ही इज प्रीज्यूम्ड इन्वेंटर ऑफ टू वेपन्स, रथमूसल और महाशिला कंटक। रथमूसल और महाशिला कंटक, आपने बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी, बाहुबली मूवी देखी थी आपने? बाहुबली मूवी में एक समय आता है, एक टाइम आता है युद्ध का, जब कह दिया जाता है कि अपने अपने हथियार सिलेक्ट कर लो। तो जो भल्लाल देव था, भल्लाल देव ने रथ रथमूसल और महाशिला कंटक दोनों को ही क्या कर लिया था? चूज किया था। मेज्ड चैरियट, रथमूसल और महाशिला कंटक एंड इंजन टू थ्रो स्टोन्स। यानी कि रथमूसल एक इस तरह का रहा होगा कि आगे बहुत बड़े कटर लगे होंगे, बड़े बड़े पंखे लगे होंगे, वो घूमते होंगे, आपने देखा होगा। और आगे जैसे जैसे रथ चलता है, ये पीछे पूरा रथ है, रथ चलता है तो आगे जितने भी लोग आते होंगे, जितने भी सैनिक आते होंगे, उन्हें काटता हुआ निकल जाता है। महाशिला कंटक क्या है? बड़े बड़े स्टोन्स को फेंकने के लिए, जो ये स्टोन्स हैं इनको फेंकने के लिए एक बड़ी सी ये मशीन रहती थी। यहाँ हथौड़ा मारा और ये टूटा, नीचे इसके फोर्स लगा और ये स्टोन फेंका। आप कहो तो मैं सर्च करके आपको दिखा दूं, नहीं तो आप खुद ही सर्च कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हिज सन उदयीन शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, देखिए राजगृह से पाटलिपुत्र अब क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। कौन? जो अजात शत्रु के सन हैं उदयन, उन्होंने क्या किया? अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। अब पाटलिपुत्र कैपिटल आ जाती है। अगले जो रूलर होते हैं, अगली डायनेस्टी की अगर हम बात करें, सेकंड डायनेस्टी है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के पहले राजा शिशुनाग 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक इन्होंने राज किया। ही किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी नागदशक एंड सेट अप हिज ओन डायनेस्टी इन मगध। ही डेस्ट्रॉयड द पावरफुल अवंती। देखिए ये भी कुछ कम नहीं है शिशुनाग, ये बहुत पावरफुल रहे होंगे। इन्होंने पावरफुल अवंती को डिस्ट्रॉय किया। पहले तो भाई साहब अपना जो वंश है यहाँ स्थापित किया। जो लास्ट रूलर था हर्यंक डायनेस्टी का नागदशक, उसे मारा, अपना वंश स्थापित किया, अपनी डायनेस्टी स्थापित की खुद की। और फिर पावरफुल अवंती, अवंती देखिए मैंने आपसे बताया था उस समय की एक मोस्ट पावरफुल जो महाजनपद था, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। अब अवंती को अपने कंट्रोल में ले लिया है, सही है। His son कालाशोक is known for conducting the second Buddhist council at वैशाली। अब आते आते क्या हो गया? दो बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी थी, दो बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी थी। यहाँ आते आते दो बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। अब दूसरी काउंसिल किसने अरेंज की? कालाशोक। पहली अजातशत्रु, दूसरी करी कालाशोक ने। ये याद रखते चलिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है। थर्ड डायनेस्टी आई नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है 344 बीसी से और चलती है 321 बीसी तक। अब इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महापद्मनंद। देखिए महापद्मनंद कोई छोटे मोटे रूलर नहीं थे जिन्होंने इतनी बड़ी डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी का एंड किया, जिसने अवंती को इटसेल्फ हराया था। महापद्मनंद आप देख के चलिए, सोल सोवरिंग कहा गया है, यानी कि एक रथ कहा गया है, यानी कि पूरे जो एरिया का एक अकेला राजा कहा गया महापद्मनंद को। उन्होंने क्या किया? अपनी नई
डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, नंद डायनेस्टी। हिज सन धनानंद बिकेम द नेक्स्ट रूलर, धनानंद नेक्स्ट रूलर बने। धनानंद की आपने स्टोरी सुन रखी होगी। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था 326 बीसी में, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था, तब यहाँ के शासक कौन थे? धनानंद थे। तब यहाँ के शासक कौन माने जाते थे? धनानंद माने जाते थे। अब देखिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो वन ऑफ द मेन वंस है, मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा रहे एक चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी हम बात करेंगे आगे। उन्होंने धनानंद को किस तरीके से हराया, आगे हम बात करेंगे। पहले हम ये कंप्लीट कर लें। ही वॉज अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट। देखिए, ये बहुत ही बेकार राजा आप माने गए हैं। ही वॉज अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट्स। इन्होंने टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया था, टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया, बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव टैक्सेशन। हाउएवर सच वाज द माइट ऑफ मगध एम्पायर दैट आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर डिड नॉट डेयर टू अटैक पाटलिपुत्र। इतना ज़्यादा पॉपुलर था मगध, इतना ज़्यादा प्रतापी माना जाता था कि अलेक्जेंडर की आर्मी अटैक करने से डर रही थी। आप समझ रहे हैं क्या ख्याति रही होगी मगध वंश की, मगध एम्पायर की। मगध एम्पायर मतलब ये मान लीजिए दूर दूर तक इसकी कहानियाँ फैली हुई थी। फॉरेन इन्वेजन टू इंडिया। अब ऐसी बात तो है नहीं कि इंडिया में इतनी लड़ाई चल रही है और फॉरेनर्स चुप बैठ जाएंगे। कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए जिनकी हम बात करने वाले हैं आगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फॉरेन इन्वेजन्स, नया टॉपिक देखते हैं। अराउंड 5th सेंचुरी बीसी की बात है। देयर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन ग्रीक्स एंड पर्शियंस। ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच स्ट्रगल था। एक बहुत पुरानी कहानी भी है, आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि जो पर्शियंस थे, पर्शियन, उन्होंने क्या किया कि जो ग्रीक्स थे उनके ऊपर अपना राज्य स्थापित कर रखा था। अलेक्जेंडर जब छोटे थे तभी उन्होंने कसम खा ली थी कि बड़े होकर वो ईरानियंस को यानी कि पर्शियंस को हराएंगे और अपना राज जितना भी उन्होंने छीना है सब वापस लेंगे। ऐसा ही हुआ। स्ट्रगल बिटवीन ग्रीक्स एंड पर्शियंस फॉर सुप्रीमेसी हुई थी। इन अबाउट 516 BC, पर्शियन रूलर डेरियस अटैक्ड इंडिया एंड annexed द गांधार रीजन एज अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर। फर्स्ट अटैक देखा जाए इंडिया पर, अगर फर्स्ट अटैक देखा जाए तो किसका था? इंडिया के आउट से डेरियस एक राजा थे, एक पर्शियन राजा था। डेरियस अटैक्ड इंडिया एंड annexed द गांधार रीजन, गांधार रीजन पर अपनी पावर स्थापित कर ली थी एज अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर। दिस लेड टू मोर कॉमर्स एंड ट्रेड बिटवीन पर्शियन एंड इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ खारोस्ती स्क्रिप्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन, यानी कि खारोस्ती एक स्क्रिप्ट है जिसका गांधार रीजन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। उसके बाद खारोस्ती स्क्रिप्ट की हमें अवशेष मिले हैं उस रीजन से। इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जस्ट लाइक अरेबिक लैंग्वेज। राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी ये खारोस्ती स्क्रिप्ट। सक्सेसर ऑफ डेरियस सच एज जर्जाक्स एम्प्लॉयड इंडियंस इन हिज बैटल अगेंस्ट ग्रीक्स। अब देखिए, किसी का भी राज इंडिया पर रहा हो, उसने इंडियन जो सोल्जर्स हैं, इंडियंस को सोल्जर बनाकर जरूर अपने वॉर में यूज़ किया है। चाहे वो पर्शियन रहे हों, चाहे मुग़ल रहे हों, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात कर लें, दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हों, दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हों, चाहे मुग़ल रहे हों, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, इनने इंडियंस का यूज़ जरूर किया है। अपनी जब किसी से लड़ाई हुई है इनकी तो आजा भाई, इंडिया का इन्होंने बहुत यूज़ किया है। इंडियन के सोल्जर्स का, सोल्जर्स क्या कहें, इंडियन पीपल का बहुत यूज़ किया है। इनको सोल्जर बनाया, इनको नौकरी की आदत डाली गई। ठीक है कि आप नौकरी करो हमारे पास, हम रुपए देंगे और आप अपनी जान दांव पर लगाओ। ऐसा हुआ है और आज भी ऐसा ही चलता आ रहा है। वेतन बहुत कम है, जान दांव पे लगी रहती है। अब तो नौकरियां ही हटा रहे हैं ये लोग। इंडिया को बहुत पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया हजारों साल पीछे चला जाएगा अगर ये नौकरियां ऐसे हटती चली गई। ग्रीक इन्वेजन,
ग्रीक इन्वेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलेक्जेंडर जो कि दुनिया जीतने निकला था वो इंडिया भी आया। अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसेडोनिया डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ पर्शियन एम्पायर एंड मार्च टुवर्ड्स इंडिया। मैंने आपको बताया जैसा कि उसने कहा बचपन में कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा पर्सिया को, उसने डिस्ट्रॉय किया और वो इंडिया की तरफ भी आया। देयर वर टू रूलर्स इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, अम्बी और पोरस। अम्बी ने तो क्या किया कि सरेंडर कर दिया, भाई साहब तू ताकतवर आदमी है, मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा। पर पोरस, क्या सीन रहा होगा यार पोरस का। आप ये मान लीजिए हाथी पर बैठकर जब पोरस हाथी पर सवार होकर जब अलेक्जेंडर पर अटैक किया होगा, जब अलेक्जेंडर की आर्मी ने पहली बार हाथियों को देखा होगा तो कैसे भागी होगी आर्मी। पर जो ग्रीक अकाउंट्स हैं, ग्रीक अकाउंट्स कुछ अलग ही लिखते हैं कि अलेक्जेंडर जीत गया था और पोरस हार गया था। और पोरस हार गया था नहीं, महान पोरस राजा कहते थे कि हार गए थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। चाइनीज अकाउंट्स कुछ ऐसा कहते हैं कि पोरस जीते थे। चलिए वो सब डिबेट का विषय है, वो सब हिस्टोरियंस करते रहेंगे, हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, वो हम कर रहे हैं। अम्बी ने सबमिट कर दिया था टू द इन्वेडर, यानी कि यही अलेक्जेंडर इन्वेडर था। However, Porus posed a great challenge to Alexander. He was a ruler between Jhelum and Chenab. आप समझ रहे हैं क्या कहानी रही होगी, कैसे कहानियां सुनाई जाती होंगी कि झेलम तथा चेनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस और अलेक्जेंडर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई और पोरस की हार हुई। परंतु ऐसा नहीं हुआ था, चाइनीज अकाउंट्स इसका खंडन करते हैं। द आर्मीज ऑफ पोरस एंड अलेक्जेंडर फॉट नियर द रिवर झेलम विच इज कॉल्ड हाइडेस्पीज रिवर इन ग्रीक अकाउंट्स। ग्रीक अकाउंट्स में झेलम को हाइडेस्पीज कहा गया, जिसको वितस्ता भी कहा गया। कभी कभार इसको हाइडेस्पीज का वॉर कहा जाता है और वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, पर हम झेलम ही बोलेंगे। पोरस वॉज डिफीटेड बट हिज ब्रेवरी इंस्पायर्ड अलेक्जेंडर। बताओ यार, जो अलेक्जेंडर मकदूनिया से आया, यानी मैसेडोनिया से आया, उसने सबको हरा दिया। इतना क्रूएल आदमी था, उसने हमारे राजा की मतलब अच्छाई देखी, मतलब ब्रेवरी देखी, तो उससे वो इंस्पायर हो गया। ये भी कोई बात रही। तो भाई जो भी है, जो लिख गया है इतिहास में वो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। यही बाकी सच्चाई क्या है वो हम नहीं जानते। पोरस जीत गए थे मेरे हिसाब से, तभी अलेक्जेंडर पीछे लौट गया। पोरस वाज रीस्टेटेड एज सत्रप प्रोविंशियल गवर्नर। मैसेडोनिया में या अलेक्जेंडर का जो राज्य था उसमें प्रोविंशियल गवर्नर चलते थे, जिनको सत्रप बोला जाता था। आफ्टर द ग्रीक सोल्जर्स वर टायर्ड एंड वेंट बैक अटैकिंग ऑन पाटलिपुत्र। आफ्टर द ग्रीक सोल्जर्स वर टायर्ड एंड वेंट बैक अटैकिंग ऑन पाटलिपुत्र। वेंट बैक विदाउट यहाँ लगा लीजिए, मैं भी नोट्स में सही कर लूंगा। विदाउट अटैकिंग ऑन पाटलिपुत्र, यानी कि ग्रीक सोल्जर्स लौट गए, पाटलिपुत्र पर अटैक नहीं कर पाए। कैसे कर लेते अटैक, थक गए थे भाई, तुम इतने थक गए थे, अटैक ही नहीं कर पाए। फिर अलेक्जेंडर डाइड ऑन 323 बीसी। 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। हिज इन्वेजन वाज द फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियंस। देखिए, जो ये है यूरोपियंस और इंडिया के बीच फर्स्ट डायरेक्ट अटैक माना जाता है, वो पर्शिया और इंडिया के बीच में फर्स्ट कॉन्टैक्ट माना गया था, जो डेरियस ने किया था। दिस इन्वेजन लेड टू इंक्रीज इंटरेस्ट अमंग ग्रीक हिस्टोरियंस एंड ज्योग्राफर्स टू रोट अबाउट इंडिया फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, ग्रीक हिस्टोरियंस और जोग्राफर्स थे, उनके अंदर एक इंटरेस्ट जग गया इंडिया के बारे में लिखने के लिए, चाहे वो प्राइमरी सोर्स से लिखें या सेकेंडरी सोर्स से। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है हम किसी और की बुक देखकर अपनी बुक लिखें। जैसे कि आजकल के ऑनलाइन कुछ विख्यात ऑनलाइन टीचर्स हैं जो अपनी बुक बताकर दूसरों की पुरानी बुक्स में से टिप कर नई बुक्स लिख देते हैं, उनको अपनी बुक बताकर प्रमोट करते हैं और बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। वैसा ही कुछ ये समझ लीजिए, यानी कि पुरानी जो अकाउंट्स होंगे उसमें से लिखना एक तरह तो ये हो गया। सॉरी, प्राइमरी सोर्स तो वही हो गए जो डायरेक्ट इंडिया को देखा और लिख दिया। ये सेकेंडरी सोर्स ये हो गए कुछ ऑनलाइन टीचर्स जो हैं आजकल, जो अपनी बुक बताकर बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो वो किसी न किसी पुराने सोर्स से ही लिखे गए हैं।
पुराने सोर्स को कंसीडर कीजिए, पढ़िए। पर इससे एक फ़ायदा ज़रूर होता है, ये ऑनलाइन टीचर्स जो पुराना छाप के नए में बेचते हैं, इससे एक फ़ायदा होता है। जो एग्ज़ाम में आजकल चल रहा है, एग्ज़ाम में उसके लिए ये लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए मटेरियल शॉर्टलिस्ट करते हैं। एक तरह से ये लोग मटेरियल चुराते भी हैं, लेकिन हाँ शॉर्टलिस्ट करते हैं मटेरियल, जिससे पढ़ने में आसानी होती है, समय बचता है और एग्जाम जल्दी क्रैक कर सकते हो आप। न्यू ट्रेड रूट्स वर ओपन। देखिए, कोई भी बाहरी दोस्ती हो या दुश्मनी, ट्रेड रूट्स जरूर ओपन होते हैं। ग्रीक आर्किटेक्चर वर ओपन एंड स्कल्पचर इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्ट फॉर्म, हाउएवर लेटर ग्रीक टेरिटरीज वाज लॉस्ट टू मौर्यास। अब देखिए, आर्ट कॉमर्स जो भी कुछ रहा होगा ग्रीक्स का, वो सब इंडिया से जरूर मिला होगा। कुछ तो वैसा ही एडॉप्ट कर लिया होगा इंडिया ने, कुछ डायरेक्ट एडॉप्ट किया होगा, कुछ ऐसा रहा होगा कि इंडिया का प्लस ग्रीक का मिलके बना होगा, इंडिया प्लस ग्रीक का मिलके बना होगा, ऐसे आर्ट फॉर्म्स बने होंगे। अब जो अगला आने वाला है मॉडर्न एम्पायर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब पहला पैन इंडियन एम्पायर रहा था ये, पहला पैन इंडियन एम्पायर रहा, पहला पैन इंडिया एम्पायर रहा। इतना बड़ा एम्पायर था, आप ऊपर चले जाइए, अफगानिस्तान वगैरह सब कवर किए हुए था। नीचे चले जाइए, कुछ चोला चेरिया पांड्या इनके रीजन्स छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया कवर कर रखा था मॉडर्न एम्पायर ने। तो कुछ नॉर्थ ईस्ट का भी इलाका नहीं डिफीट कर पाए थे, पर वहाँ जाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। पर जो ये एम्पायर था, फर्स्ट एम्पायर माना जाता है इंडिया का, जो फर्स्ट चंद्रगुप्त ने बिल्ड किया था। सेकंड अशोक ने उसको और ज़्यादा बढ़ाया, और कलिंग जीतने के बाद, अशोक ने कलिंग जीतने के बाद क्या किया, युद्ध त्याग दिया। उसके बाद एम्पायर श्रिंक होना शुरू हो गया होगा, जाहिर सी बात है। तो 324 बीसी या 321 बीसी, इन दोनों डेट्स में मतभेद है, इनमें से एक डेट मानी जाती है, और 187 बीसी तक ये चला। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर को, आप देख सकते हैं पूरे नोट्स वगैरह सब बन गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर को। तब तक के लिए इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।